कहानीगंज में आज है सादत हसन मंटो की कहानी लाइसेंस। बकौल सादत हसन मंटो, ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख्यालातों जज्बातों में हैजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहजीबो तमद्दुन की ओर सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि यह मेरा काम नहीं। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफ़ेद चाक इस्तेमाल करता हूँ कि तख्ता स्याह की स्याही और ज़्यादा नुमाया हो जाए। ये मेरा ख़ास अंदाज़, मेरा ख़ास तर्ज है, जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंद और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। अब सुनते हैं सादत हसन मंटो की कहानी लाइसेंस। अब्बू कोचवान बड़ा छल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। वह कभी मामूली सवारी नहीं बैठाता था। उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिनसे उनको रोज़ाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो उसके लिए काफ़ी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता हुआ गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी ओर उठ जाती। वह बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाट से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कैसी तिरछी बंधी है। वह लोगों की निगाहों से यह बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज़्यादा पुरकशिश हो जाती। उसके हाथों ने घोड़े की बांगें कुछ इस अंदाज में पकड़ी होती जैसे उनको पकड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसा लगता जैसे घोड़े उसके इशारों के बगैर चले जा रहे हैं, जैसे घोड़े को अपने मालिक के हुक्म की ज़रूरत ही नहीं। बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चन्नी दोनों बस एक हैं, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है, और वह हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वे सवारियाँ जिनको वह कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उनको गालियाँ देती, बाज बद्दुआएँ भी देती। खुदा करे इसका घमंड टूट जाए, खुदा करे इसका तांगा घोड़ा दरिया में जा गिरे। उसके होठों पर जो हल्की हल्की मूंछों की छाँव में रहते थे, खुद एतिमाद मुस्कुराहट नाचती रहती। उसको देखते ही कई कोचवान जल भून जाते। उसकी देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर नए तांगे बनवाए, तांगों को पीतल के साजो सामान से सजाया। फिर भी अब्बू के तांगे सी शान पैदा ना हो सकी, और ना ही उन्हें वह ग्राहक नसीब हो सके जो अब्बू और उसके तांगे घोड़े की शैदाई थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में तांगे पर बैठा ऊँग रहा था कि एक आवाज़ उसके कानों में भिनभिनाई। उसने आंखें खोलकर देखा, एक औरत तांगे के बम्ब के पास खड़ी थी। उसने औरत को बमुश्किल एक नज़र देखा, मगर औरत की तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खूब गई। वह औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग और सुतवा नाक, नाक में फुनंग पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता, नीला लाचा, सिर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में पूछा, वीरा स्टेशन का क्या लोगे? उसके होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की संवलाहट सुर्खी माइल हो गई। क्या लोगे स्टेशन का? उसने लड़की को अपनी नज़रों में समोते हुए कहा, तुझसे क्या लेना भाग भरिए, चला बैठ तांगे में। लड़की ने घबराए हुए हाथों से अपना ढका हुआ मजबूत सीना ढांका। कैसी बातें करते हो तुम? वह मुस्कुराया। चला अब बैठ भी जा, जो तुझे देना है दे देना। लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर पायदान पर पाँव रख तांगे में बैठ गई। चल जल्दी ले चल स्टेशन। उसने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए? हाय हाय, तू तो
लड़की कुछ कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े के सूमों के नीचे से निकल गईं। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। लड़की सहमी हुई बैठी थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज़ में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी? हाँ, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है, उसने मानीखेज अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब? उसने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अलड़िए, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा स्टेशन एक है? उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने मेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा ये गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सिर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से यह भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना है। वह कश्मकश में थी। दोनों का स्टेशन एक हो या ना हो, अब्बू माँ का संजीला तो है। क्या वह अपनी बात का पक्का भी है? क्या वह अपना स्टेशन छोड़ दे? अब्बू की आवाज़ ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग भरिए? घोड़ा मस्त खरामी से दुल की चाल चल रहा था। हवा खुनक रही थी। सड़क पर दुरूपा उगे हुए दरख्त भाग रहे थे और उनकी टहनियाँ झूम रही थीं। घुंघरुओं की यक आहंग झंझनाहट के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी। वह गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को निगाहों से चूम रहा था। कुछ देर बाद उसने घोड़े की बागें जंगले की सलाख के साथ बांध दी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ आन बैठा। उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बांगें मेरे हाथों में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे मेरा हाथ। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो अब्बू की बाजुओं में थी और उसका दिल जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। अब्बू ने हौले से प्यार भरे लहजे में कहा, यह तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। कसम 11वें पीर की, मैं तांगा घोड़ा भेज दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा लेकिन तुझे रानी बनाकर रखूंगा। कसम वद्दहू ला शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तू मेरी ना बनी तो मैं तेरे सामने अपना गला काट लूंगा। उसने लड़की को अपनी बाजुओं के हल्के से अलग किया। जाने क्या हो गया मुझे? चल तुझे स्टेशन छोड़ाऊं। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब तू मुझे हाथ लगा चुका है। उसकी गर्दन झुक गई। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो। ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकाल कर? उसका झुका हुआ सिर उठा। उसकी आंखें चमक उठी। भाग भरिए, यह कहकर उसने अपना मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना दायां हाथ बढ़ाया। तो ये ले मेरा हाथ। उसने लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम रहेगा। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। नाम लड़की का इनायत यानी नीति था। वह ज़िला गुजरात की मोचन थी। वह अपने रिश्तेदार के साथ आई थी। उसके रिश्तेदार स्टेशन पर उसका इंतज़ार करते ही रह गए और वह मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गईं। अब्बू और नीति दोनों बहुत खुश थे। ना नीति ने चाहा, ना अब्बू ने तांगा घोड़ा भेजा, ना नीति के लिए सोने के कड़े बने। लेकिन अब्बू ने अपनी जमा पूंजी से नीति को सोने की बालियां खरीद दी और कई रेशमी जोड़े बनवा दिए। नीति के लिए यह कम ना था। लशलश करते हुए रेशमी लाचे में जब वह अब्बू के सामने आती तो अब्बू का दिल नाचने लगता। कसम पंचतन पाक की, दुनिया में तुझसा सुंदर और कोई नहीं। वह नीति को अपने सीने से लगा लेता। नीति, तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। दोनों को गाते हंसते सैर करते हुए एक दूसरे की बलाएं लेते हुए 1 महीना ही गुजर पाया था कि दफतन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला कि नीति बालिग नहीं थी। नीति के अदालत में साबित कदम रहने के बावजूद अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब नीति ने अदालत का हुक्म सुना तो वह अब्बू के साथ लिपट गई। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी, तेरे घर बैठकर तेरा इंतज़ार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी। जीती रहे, मैंने तांगा घोड़ा दीने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया मगर वह उनके साथ ना गई। थक हार कर उन्होंने नीति को उसके हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली अब्बू के घर में रहने लगी। हर शाम दीना उसे 5 रुपए दे जाता जो उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा कुछ थोड़े से रुपए उसने जमा भी कर रखे थे। हफ्ते में एक बार अब्बू से उसकी मुलाकात जेल में होती। यह मुलाकात बहुत ही मुख्तसर होती। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वह उसने अब्बू को जेल में आसाइशें पहुंचाने में सर्फ कर दी।
एक मुलाकात में अब्बू ने उसके बुच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, तेरी बालियां कहाँ गई नीति? वह संतरी की तरफ देखकर मुस्कुराई, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से होकर कहा, तू मेरा इतना ख्याल ना रखा कर, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। उसने कुछ ना कहा और मुस्कुराती हुई चली आई कि मुलाकात का वक्त पूरा हो चुका था। घर पहुंचकर वह बहुत रोई, घंटों आंसू बहाती रही। उस मुलाकात में उसने बड़े जब्त से काम लिया था और मुस्कुराती रही थी। उसने महसूस किया कि अब्बू की सेहत बुरी तरह गिर चुकी है। वह गिरांडिल अब्बू घुल घुल कर आधा रह गया है। वह उसे पहचान न सकी थी। उसने सोचा, अब्बू को मेरा गम खा रहा है। जुदाई ने अब्बू की यह हालत कर दी है। गम, जुदाई, जेल का घटिया खाना, जेल की कड़ी मशक्कत, इतना कुछ तो उसको मालूम था। यह मालूम नहीं था कि दिक का मर्ज अब्बू को विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा गिरांडिल था, लेकिन दिक ने उसे चंद हफ्तों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया था। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। अब्बू उस हकीकत से गाफिल था। जब वह जेल के अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा था, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वदहू ला शरीक की तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तेरे साथ जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर दे। देख, मेरी एक ही निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना। और चन्नी बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहना कि अब्बू ने प्यार भेजा है। अब्बू मर गया, नीति का सब कुछ मर गया। इतनी जल्दी सब कुछ मर गया। नीति हौसले वाली औरत थी। उसने सदमा बर्दाश्त कर ही लिया। वह तमाम दिन घर में तने तनहा पड़ी रहती। शाम को दीना आता, 5 रुपए उसके हवाले करता, उसे दम दिलासा देता और कहता, भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी था। मुझसे जो हो सकेगा खुदा के हुक्म से ज़रूर करूँगा। जब नीति के इद्दत के दिन पूरे हो गए तो एक दिन दीने ने साफ साफ लफ्ज़ों में नीति से कहा कि वह उससे शादी कर ले। नीति की जी में आई कि वह दीने को धक्के मारकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उसी दिन दीने के रवैये में फ़र्क आ गया। पहले वो बिला नागा शाम को 5 रुपए दे जाता था, अब वह कभी 4 रुपए देने लगा, कभी 3 की बहुत मंदा है। फिर वह 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना यह कि बीमार था, इसलिए तांगा जोत ना सका। तांगे का कोई कलपुर्जा खराब हो गया था। मरम्मत के चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया। जब पानी सिर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने, अब तुम तकलीफ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। लैतुलाल के बाद बिल आखिर दीने ने बादिले नाकवास्ता तांगा घोड़ा नीति के तहवील में दे दिया। दिन तक सोचते रहने के बाद नीति ने तांगा घोड़ा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मांझे के सिपुर्द कर दिया। चंद दिनों के बाद मांझे ने भी शादी की दरख्वास्त की। नीति ने इनकार किया तो मांझे की आंखें भी बदल गई। थक हार कर नीति ने तांगा घोड़ा एक अनजान कोचवान के हवाले कर दिया। एक शाम वह अनजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धुत था। उसने ड्योढ़ी पर कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खरी खरी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। 8-10 रोज से तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा हुआ था। घास जाने का खर्च एक तरफ तो तबेले का किराया दूसरी तरफ। कोचवान थे कि कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था और कोई पैसे मार लेता था। नीति सोच सोच कर पागल हो गई। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों ना तांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। जब वह अब्बू के साथ घूमने के लिए निकला करती थी तो तांगा वह खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वह वाकिफ थी। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब दिया, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? दफ्तरों में जाने वाली औरतें, कोयले चुनने वालियाँ, घरों में बैठकर भी तो हजारों औरतें काम करती हैं। हरज क्या है? फिर पेट तो किसी हीले से पालना ही है। उसने कुछ दिन सोच विचार किया और आखिर में फैसला कर लिया कि तांगा वह खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतमाद था। एक दिन अल्लाह का नाम लेकर वह तबेले पहुंच गई। उसने पीतल का साजो सामान चमकाया, घोड़े को नहलाया धुलाया और खूब प्यार किया। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हैरत ज़दा ही थे कि अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती हुई तबेले से बाहर निकल गई। उसके हाथ रवां थे, जैसे वह तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहलका बर्पा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात की चर्चा थी। लोग सुनते थे और उस वक्त का इंतजार करते थे जब नीति और उसका तांगा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो सवारियां नीति के तांगे में बैठने से झिझकीं, मगर चंद ही दिनों में उसकी यह झिझक दूर हो गई। अब 1 मिनट के लिए भी नीति का तांगा खाली नहीं रहता।
इधर एक सवारी उतरती, उधर दूसरी सवारी बैठ जाती। कभी कभी तो सवारियां आपस में लड़ने झगड़ने भी लग जाती कि किस सवारी ने पहले नीति को बुलाया था। नीति को खूब आमदन हो रही थी। उसने महसूस किया कि तांगा दिन भर चलता है, ना उसको और ना अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई वक्त मिलता है। उसने सोच समझकर तांगा जोतने की औकात मुकर्रर कर लिए। वह सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तांगा जोतने लगी। अब आराम भी मिलने लगा, आमदन तो थी ही। वह जानती थी कि बेशतर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तांगे पर बैठते हैं। वह बेमतलब बेमकसद उसे तांगा इधर उधर घुमाने फिराने को कहते हैं। तांगे में बैठकर आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं, उसको सुनाने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। वह अक्सर महसूस करती कि वह खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद देते हैं। वह यह भी जानती थी कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद वह मुस्तरीब नहीं थी। अपनी खुद एतमादी के बायस वह पुरसुकून थी। एक दिन शहर की कमेटी ने उसको बुलाया और कहा, तुम तांगा नहीं चला सकती। उसने पूछा, जनाब मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? लाइसेंस के बगैर तुम तांगा नहीं चला सकती। अगर तुमने लाइसेंस के बगैर तांगा चलाया तो तुम्हारा तांगा और घोड़ा जब्त कर लिया जाएगा और औरत को तांगा चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता। शहर की कमेटी ने जवाब दिया। उसने कहा, हुजूर आप मेरा घोड़ा तांगा जब्त कर ले, पर मुझे एक बात बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? औरत चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती है, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा चलाकर क्यों अपना पेट नहीं भर सकती? मुझे और कोई काम करना आता ही नहीं। घोड़ा और तांगा मेरे खाविंद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? हुजूर आप मुझ पर रहम करें, आप मुझे मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, बताइए ना मुझे। शहर की कमेटी ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहां कमाई ज्यादा है। नीति के अंदर जो नीति थी जलकर राख हो गई। उसने हौले से अच्छा जी कहा और चली गई। उसने औने पौने दामों में तांगा घोड़ा बेचा और सीधे अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए वह खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने सारी नमी चूस ली हो। फिर उसके भींचे हुए होंठ वाह हुए और अब्बू से मुखातिब हुई, अब्बू आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। दूसरे दिन उसने शहर की कमेटी के दफ्तर में अर्जी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया।